हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू आगे करेंगे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो एन फैक्टर होता है या इक्विवेलेंट मास है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि रिडॉक्स चैप्टर में जो आपको 11th में पढ़ाया गया था वो प्लस इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी, जो भी इस तरह का बेसिक टर्म सब था, स्पेशली रिडॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको स्टडी करने के बाद ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने के लिए मैंने कहा था आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर मैंने आपको 11th में पढ़ाया था उसका रिवीजन आप कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसका रिवीजन आप कर लीजिए, तो आपको फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे का पूरा क्लास आसान लगेगा और समझ में आएगा, फिर उस पर बेस्ट आप क्वेश्चन भी बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आप इसका अलग अलग दो वर्ड पढ़िए, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री, बस इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। आप इलेक्ट्रो को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मानिए और केमिस्ट्री को केमिकल एनर्जी मानिए, बोलने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री में यहाँ केमिकल एनर्जी समझना है। तो ये दोनों टर्म को अगर आप अलग करके समझ लेते हैं तो आपको आसानी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, दैट इज how electrical energy converted into chemical energy और how chemical energy is converted into electrical energy। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है, वैसा चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किस प्रकार कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा एपरेटस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं, तो इसी रिलेशन को हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन भी किया है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy taking place in a redox reaction, ठीक है। यानी किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रकार केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है या केमिकल एनर्जी किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको जो हम स्टडी करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। यानी कहने का मतलब कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो चेंज होगा केमिकल एनर्जी में, ठीक। किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज किए, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो ध्यान समझिए, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग तीन भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। तीन भाग कहने का मतलब होगा यहाँ पर, एक तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक हो जाएगा हमारा गैल्वेनिक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल या इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेइक सेल। और एक हमारा ब्रांच है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तीन। यानी ऐसे समझिए आप कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग मेनली तीन ब्रांच, तीन टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। उधर वाला नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा सा कैमरा को मोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए अब दिख रहा आपको, है ना। अब समझिए
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम यहाँ पर 3 भाग में क्लासिफाइड किए हैं। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग 3 मेजर टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो जस्ट अभी शुरू करेंगे, फिर गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, फिर कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और एक टर्म और भी है अलग से, आप अलग से समझ सकते हैं इसको कि हमको बैटरी भी पढ़ना है, बैटरीज। ठीक है, बैटरीज में भी कई सारा चीज आ जाता है। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में आएगा बैटरी। तो बैटरी में क्या पढ़ना है हम लोग को? लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर में हम लोग बैटरी यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, फिर इस तरह टॉर्च में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग बैटरी को, उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। ठीक है, वो लेक्लांचे सेल जिसको बोला जाता है ना, तो वो हो गया टॉर्च वाला बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। कैलकुलेटर में जो बैटरी लगता है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, घड़ी में जो छोटा सा बैटरी लगता है वो हम लोग को पढ़ना है ना। और लास्ट में सबसे अच्छा पढ़ना हम लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक टॉपिक फिर से हमको लास्ट में पढ़ना है। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अब जितना आसानी से सोचते हैं कि आयरन में जंग लग गया, रस्टिंग हो गया, ठीक है, उतना आसान नहीं है। वहां पर आयरन के सरफेस पर बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। 4 to 5 स्टेप, यानी 4 से 5 स्टेप में रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट होता है। यानी आयरन के सरफेस पर कई सारा फिनोमेनन होता है, प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तब रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस प्रकार आयरन में रस्टिंग होगा, जंग किस प्रकार लगेगा, तो उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। उसका मैकेनिज्म पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के बैटरी को पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले ये तीनों चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वैसा प्रोसेस या वैसा ब्रांच हमारे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या केमिकल एनर्जी को कैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मान लीजिए शॉर्ट में लिखना है इसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, तो यहाँ ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट कहने का मतलब हुआ कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं किसी सिस्टम में, किसी बैटरी में, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। और अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई किए हैं, अगर वो एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो इस पूरे सेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और अगर केमिकल एनर्जी किसी रिएक्शन में, किसी सेल में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को या उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनिक सेल। ये दोनों आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है इसको? यहाँ जो लिखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, एक्चुअली दोनों एक रिवर्स प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है। कि अगर किसी सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कि हमारे द्वारा सप्लाई किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए, केमिकल प्रोसेस कराने लगे, तो वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन अगर किसी सेल में केमिकल एनर्जी जो है, जो सेल के अंदर होगा, अगर वो किसी भी कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, और अगर आउटपुट केमिकल एनर्जी है, यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, है ना, इनपुट कराते हैं, देते हैं, सप्लाई करते हैं, और उससे अगर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी इनपुट अगर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और अगर आउटपुट हमारा केमिकल एनर्जी है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आ रही बात समझ में? और अगर केमिकल एनर्जी इनपुट हो, ठीक है, केमिकल एनर्जी इनपुट हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट हो, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इतना बेसिक बात समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक टर्म्स हम अभी डिफाइन करना शुरू किए हैं, इस बात को आप समझिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, है ना।
या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट किया कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम बता रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 3 मेजर टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद लास्ट में फिर हम लोग बैटरी पढ़ेंगे या मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेल होगा उसमें याद रखिएगा उस सेल में कैथोड होगा, एनोड होगा। हम अभी जस्ट कैथोड एनोड के बारे में हर चीज सीखेंगे, उससे पहले आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझिए किसको कहा जाता है। ठीक है, सच सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा चेंज होगा केमिकल एनर्जी में। शॉर्ट में ऐसे लिख दिए कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, मान लीजिए कि कोई सेल है, ठीक है, उस सेल में आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ रहा है, चार्ज का फ्लो कराना पड़ रहा है। ठीक है, यानी एनर्जी देना पड़ रहा है, बाहर से सप्लाई करना पड़ रहा है। जो एनर्जी आप सप्लाई किए उस सेल में, तो सप्लाई करने से क्या हुआ कि उस सेल में कुछ केमिकल प्रोसेस होने लगा। ठीक है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन उस सेल में होने लगा। इसका क्या मतलब निकला कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने से उस सेल में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, कुछ केमिकल रिडॉक्स प्रोसेस होने लगा। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए। तो जिस सेल में ऐसा काम आप करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको बाहर से सप्लाई करना पड़े उस सेल में, और सेल में कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण सेल में कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं, जो उसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किए तो वो एनर्जी क्या करने लगा, रिएक्शन स्टार्ट कराने लगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो सेल के अंदर जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ वो खुद से तो स्टार्ट हुआ नहीं है, उसको स्टार्ट कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ उस सेल में जो रिडॉक्स प्रोसेस हुआ वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस हुआ। कैसे पता चला नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस है? क्योंकि हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो खुद से होता है, जिसको हमको कराना नहीं पड़ता है। ठीक है, या एक बार हम उसको इनिशिएट कर दें तो आगे वो होता रहता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसा कि आप रिडॉक्स थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में आप पढ़े थे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है कि जो सेल में केमिकल रिएक्शन है खुद तो नहीं हो रहा है, उसको कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब उस सेल में जो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, क्योंकि उसको हम करा खुद से नहीं हो रहा है वो, बल्कि उसको होने के लिए हमको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने से जो सेल में रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखे हैं कि इनपुट जो होगा, जो सेल में आप इनपुट प्रवेश करा रहे हैं, दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण उस सेल में जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आउटपुट क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि सेल में होने वाला केमिकल रिएक्शन वो खुद से नहीं हो रहा है, बल्कि उसको होने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि जो प्रोसेस खुद से नहीं होगा उसको हमको सप्लाई करना पड़ेगा उसको होने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में इस चीज को भी हमने पढ़ा है कि अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए याद रखिएगा कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दो टर्म आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात। तो इस चीज को मैंने यहाँ लिखा भी है कि डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में? अब देखिए डेल्टा जी किसको बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी किसको कहा जाता है, गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, अब गिव्स फ्री एनर्जी किसको कहा जाता है, गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, तो वो समझिए किसी भी सिस्टम का वैसा एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी कहलाता है
जिस सिस्टम का कुछ एनर्जी जो होगा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगा, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगा। आप इसे संभवतः जो भी हम बोले हैं हो सकता है आप नहीं समझ पाए हो, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, कि जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हैं, उसमें हो क्या रहा है ये समझिए ध्यान से, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई किए तो उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किए हैं पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ एनर्जी जो होगा, है ना, जो आयन या इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे उसको तोड़ने में खर्च हो जाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको तोड़ने में खर्च हो जाएगा और रेस्ट एनर्जी जो बचेगा उस आयन को डिस्चार्ज करने में खर्च होगा। इन सारी बातों को अभी हम जस्ट एक उदाहरण से समझ लेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे तो वहां सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करिएगा वो सारा का सारा एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट कुछ दूसरे वर्क में खर्च होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को तोड़ने में खर्च होगा कुछ एनर्जी, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा, जो आयन यहाँ पर आपका टूटेगा, उस आयन को डिस्चार्ज करने में भी खर्च होगा, ठीक है। इसको हम फिर से एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास, ठीक है, कि 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया हमारे पास है, सपोज कर लीजिए, या फिर 100 रुपया है या 50 रुपया है, जो भी है ना। तो ऐसे समझिए कि हमारे पास जो एनर्जी है या जो हमारे पास रुपीज है वो आपका कितना है, ठीक है, 100 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। अब उस 100 करोड़ में सोचिए कि वो तो हमारा इंटरनल एनर्जी हो गया, उसी 100 करोड़ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। डेल्टा एच जो है, ठीक है, मान लो ये कोई सिस्टम है ना, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और इसका डेल्टा एच जो है मान लेते हैं 100 करोड़ है, मान लीजिए, ठीक है। ये कोई सिस्टम है जिसका डेल्टा एच जो है 100 करोड़ है, मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपीज है ना। अब क्या हुआ कि जैसे देश में अभी देखते हैं कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, बीमारी फैला हुआ है, और सरकार हम लोग से क्या कहती है कि आप दान कीजिए, डोनेट करिए कुछ पैसा सब, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपया है तो पूरा का पूरा हम सरकार को डोनेट तो नहीं कर देंगे, ठीक है। अगर पूरा का पूरा हम सरकार को डोनेट कर देंगे तो हम तो सड़क पर चले आएंगे, आ रही है बात समझ में। तो इसमें स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि 100 करोड़ एनर्जी को 100 करोड़ रुपया हमारे पास है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करते हैं कि 100 करोड़ में कुछ पैसा ऐसा होगा, कुछ राशि ऐसी होगी जिसको हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए उसको जमा करके रख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बचेगा, जो हमको लगेगा कि चलो इस पैसे को हम डोनेट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आ रही है बात समझ में। तो ऐसी स्थिति में क्या, मान लो कि 100 करोड़ रुपया हमारे पास है, उस सिस्टम का एनर्जी है, उसमें से सपोज करिए कि 40 करोड़ रुपया हम अपने पास रख लिए। तो 40 करोड़ रुपया रखेंगे तो हमारे फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा, उसी 40 करोड़ के कारण हम अपने आगे वाले लाइफ को आसानी से जी सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडम से हम उसको जी सकते हैं, ठीक है। तो 40 करोड़ मैंने अपने लिए, अपने फ्रीडम के लिए, ठीक है, अपने बाल बच्चों के फ्रीडम के लिए रख लिया, है ना। और 60 करोड़ जो मेरे पास बचा उसको हम सरकार को डोनेट कर दिए, और ये बात समझ में। तो 100 करोड़ यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई किया गया, जो मेरे पास स्टोर है, ठीक है, उसमें से मैंने 60 करोड़ रुपया यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया कि सरकार को अगर डोनेट कर देंगे तो सरकार जो है देश में जो कोरोना वॉरियर्स है या जो भी समस्या है उसको क्या करेगी, सही ढंग से सुचारू ढंग से चलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 40 करोड़ रुपया हुआ तो हमारे फ्रीडम को दर्शाता है, उसी 40 करोड़ को हम टी डेल्टा एस बोलेंगे, क्योंकि डेल्टा एस मतलब क्या, रैंडमनेस, फ्रीडमनेस, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 100 करोड़ रुपया है, उसमें से मैंने अपने लिए 40 करोड़ रुपया रख लिया, तो 100 करोड़ में से 40 करोड़ घटा देंगे तो जो बचेगा यहाँ पर 60 करोड़, इसी 60 करोड़ को हम डोनेट करेंगे सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, उस 60 करोड़ को यूजफुल वर्क में चेंज करेगी, उस 60 करोड़ को किसी न किसी को देगी ताकि देश का भला हो सके, एक इंपॉर्टेंट काम में हमारा 60 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस तरह से आप डेल्टा जी समझ पाए किसको बोलते हैं इसको। अभी तक अगर आप डेल्टा जी नहीं समझ पाए थे, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इस उदाहरण से आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसको। तो किसी भी सिस्टम का एक वैसा एनर्जी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा कि जिस एनर्जी का कुछ पार्ट, ठीक है, वो तो अपने लिए खर्च करेगा, और कुछ एनर्जी ऐसा होगा उस टोटल एनर्जी का जिसको यूजफुल वर्क में वो कन्वर्ट करेगा।
तो किसी सिस्टम का वैसा एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आप इसको जल्दी से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से हम पूरे प्रोसेस को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सारी बातों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फिगर समझ जाइएगा, इस फिगर में होने वाले प्रोसेस को समझ जाइएगा, तो आप पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है सारी बात को समझ जाइएगा। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर लिखे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको कि एक आपको कंटेनर बनाना है। ठीक है, एक कंटेनर लेना है। क्या करना है, एक कंटेनर ले लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इस कंटेनर में क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेना है। क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, या कहिए मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लेना है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। अभी आपको जस्ट दोनों बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो NaCl, अगर प्योर NaCl हम लेते हैं, है ना, प्योर NaCl इन लिक्विड स्टेट, यानी यहाँ NaCl केवल है, NaCl को हम किसी में घुलाए नहीं है। यहाँ मोल्टेन का मतलब समझिए कि मान लो हम NaCl लिए कंटेनर में केवल NaCl, और उसको काफी हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया NaCl को, इतना हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिए कि NaCl जो है लिक्विड में चेंज हो गया। सपोज कर लीजिए, तो वो लिक्विड में जो NaCl चेंज हुआ उसमें तो कुछ और नहीं है, केवल NaCl है, प्योर है, तो हम क्या कहेंगे उसको, मोल्टेन NaCl। क्लियर है? लेकिन अगर उसी हम NaCl को वाटर में अगर घुला देते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो होगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाएगा। मोल्टेन का मतलब NaCl प्योर स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में चेंज है वो। ठीक है, इसमें कोई वाटर हम नहीं ऐड किए हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जैसे ही बात करेंगे, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में, है ना, या किसी दूसरे सॉल्वेंट में घुला रखा है, मिला कर रखा है, सॉल्यूशन तैयार करके रखा है। मोल्टेन का मतलब प्योर सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब कि सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर या अदर सॉल्वेंट, है ना। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। चलो हम यहां मान लेते हैं कि इसमें आपका सबसे पहले मोल्टेन NaCl ले लेते हैं। ठीक है, NaCl है यहां पर। आइए, दूसरा काम इसमें क्या करना है कि इसमें हमको 2 इलेक्ट्रोड को डीप कर देना है, 2 इलेक्ट्रोड को इसमें डाल देना है। क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड को इसमें डाल देना है। 2 इलेक्ट्रोड को डाल देना है कहने का मतलब 2 रॉड को, ये रॉड किस चीज का बना हुआ होगा, अभी जस्ट आपको समझा देते हैं कि जो यहाँ पर आप 2 रॉड लिए हैं प्लेटिनम का होना चाहिए। ठीक है, हम और भी किसी मेटल का ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर हम लिए हैं प्लेटिनम का इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लेटिनम रॉड जो होता है इस प्रोसेस में इनर्ट रॉड होता है, इनर्ट रॉड, है ना, यानी वेरी लेस रिएक्टिव, या इसको लगभग कहिए अनरिएक्टिव। ठीक है, समझ आ रहा है, अनरिएक्टिव रॉड, यानी जो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ एक रॉड हम डीप किए हैं, ऐसे रॉड को नहीं अभी फिलहाल डालना है, हम समझेंगे इस चीज को भी आगे। ऐसे रॉड को यहाँ डालना है कि ये रॉड इस सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में समझेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है। फिर एक हम अगला केस भी समझेंगे कि अगर हम ऐसा रॉड डाल दें जो इससे रिएक्शन कर ले,
तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रकार से काम करेगा ये भी हम लोग को समझना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितने टाइप का संभावना हो सकता है कि अगर मान लो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दे, कभी इलेक्ट्रोड चेंज कर दे, ठीक है ना, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी सब फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसी सब फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि मॉल्टेन इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉड जो यहाँ डाले हैं वो अनरिएक्टिव रॉड डालते हैं कि रिएक्टिव रॉड डालते हैं, इन सारी बातों पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोसेस निर्भर करता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें से इस रॉड जो है, इस रॉड को यहाँ पर हम है ना डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं, डीसी सोर्स से, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो चलिए यहाँ डीसी सोर्स से जोड़ दिया गया इसको। ये आपका नेगेटिव पोल है, ये आपका पॉजिटिव पोल है ना, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है। ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया, ये डीसी सोर्स है यानी बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। चलो फिगर को थोड़ा और हम कंप्लीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ पर आ रही बात समझ में? तो बैटरी के जिस पॉजिटिव पोल से हम जिस रॉड को जोड़ेंगे, ठीक है, इस रॉड को क्या कहा जाता है? एनोड। ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और बैटरी के निगेटिव पोल से जिसको जोड़ते हैं उसको कहा जाता है कैथोड, है ना। और ये बात समझ में? तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से हम वायर के थ्रू, तार के थ्रू जिस रॉड को कनेक्ट किए हैं वो रॉड क्या कहलाता है? एनोड। एनोड किसको कहते हैं? जिसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया है। और कैथोड किसको कहेंगे? जिसको बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब एनोड जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। कैसा होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड को हम लोग, ठीक है, एनोड कैथोड नाम से जानते हैं। कैथोड का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहने का मतलब है कि ये जो रॉड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस पूरे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो रॉड होगा ये कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी ये जो रॉड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये जो रॉड है इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यानी इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो आप देख रहे हैं इस वायर के थ्रू इधर से इधर आ रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखिए, अगर कोई रॉड इलेक्ट्रॉन का लॉस करना शुरू कर दे, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बात को आप भी जानते हैं कि कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या बैटरी से गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज हो गया, एनोड क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। दैट्स इट। इतना बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या होगा वो समझिए कि इसमें जो आपने मोल्टेन NaCl लिया है, मोल्टेन NaCl जो लिया है, क्या लिया है? मोल्टेन NaCl, ठीक है। इसको हम यहां पर लिख देते हैं इस तरह। जो आपने NaCl लिया था वो टूट जाएगा इसमें Na+ में और Cl- में। क्लियर है? अरे ये बात समझ में? ये इसमें सॉल्यूशन है। अब देखो होगा क्या, आप यहां पर वो समझिए, ठीक है, कि इसमें जो ये आपका, जैसे देखो यहां पर समझाते हैं, एनोड, एनोड यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये बात समझ में? तो इस पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें जो ये माइनस वाला आयन होगा, एनायन जो होगा, ये एनायन मूव करेगा इधर, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, आप जानते हैं। हमारा एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि जो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन होगा, Cl- आयन, वो किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो नेगेटिव आयन होगा इस सॉल्यूशन में, वो सब एनोड के आसपास आकर के जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एनोड
तो एनोड पर क्या आएगा, एनायन यानी निगेटिव आयन। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जो यहां पर ये आपका पॉजिटिव आयन है, ये किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा बताइए, कैथोड की तरफ। तो सारा का सारा जो पॉजिटिव आयन है वो कहां आकर के जमा हो जाएगा, कैथोड के आसपास में। इस रॉड के आसपास सारा पॉजिटिव आयन आकर के जमा होने लगेगा और निगेटिव आयन जो है एनोड के आसपास आकर के जमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कैथोड जो होगा, कैथोड उसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड कहेंगे इसको। ठीक है, और देखिए कितना आसान है, देखिए एनोड पर क्या जाएगा, एनायन, कैथोड पर क्या जाएगा, कैटायन यानी पॉजिटिव आयन। है ना, वेरी सिंपल, याद रखना। ए से एनोड, ए से एनायन, सी से कैथोड, सी से कैटायन। कितना सिंपल है, याद रखना कि कौन सा आयन किधर मूव करेगा। तो एनोड पर एनायन मूव करेगा यानी निगेटिव आयन मूव करेगा, कैथोड पर पॉजिटिव आयन मूव करेगा। यानी कैथोड बोलते हैं हम निगेटिव इलेक्ट्रोड को, और निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन मूव करेगा। एनोड बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ निगेटिव आयन मूव करेगा। क्यों ऐसा मूव करेगा, क्यों मूव किया ये पता है, इसलिए मूव किया कि अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो निगेटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव आयन निगेटिव पोल की तरफ। इतना बात समझ में आ गया आपको, आप समझिए ऐसा क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये Cl- आयन जो है निगेटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ इसलिए गया है ताकि ये डिस्चार्ज हो सके, यानी ये जो निगेटिव आयन है ये न्यूट्रल हो सके, न्यूट्रल। तो निगेटिव आयन मतलब क्या, जिस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो न्यूट्रल कैसे होगा, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस पर लॉस कर देगा। इसके ये जो आयन सब है इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। डिस्चार्ज कब होगा, डिस्चार्ज मतलब क्या, जो इस पर इलेक्ट्रॉन है हट जाना चाहिए। तो कैसे हटेगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, इस रॉड को डोनेट कर देगा, यानी यहाँ पर लॉस इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा मालूम है, यहाँ लिख देता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, टू डिस्चार्ज ऑफ आयन। आयन को डिस्चार्ज होने के लिए एनोड पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन होगा इस पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड में एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। देखो दोनों के नाम में थोड़ा सिमिलरिटी है, याद करना आसान है, एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन वो किधर मूव किया है, नेगेटिव पोल की तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ। कैथोड यहाँ नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इस कैथोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सब है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव किया है, इस सब पर इलेक्ट्रॉन जमा है, या बैटरी से भी इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन रीच हो चुका है। अब ये पॉजिटिव आयन जब इधर जाएगा ये क्या करेगा, Na+ जो है इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ले लेकर, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करके, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर है कि जो कैटायन है, कैटायन पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन, किसके द्वारा, पॉजिटिव आयन के द्वारा। यानी पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, गेन ऑफ पॉजिटिव आयन लिए, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होगा, कैथोड पर हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन, है ना। ऐसे समझिए कि हम बाईं तरफ जो है एनोड लेंगे, दाईं तरफ कैथोड लेंगे, राइट साइड रिडक्शन, राइट साइड रिडक्शन,
ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। अगर हम एक चीज याद कर लेते हैं तो दूसरा हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या याद करना है? राइट, लेफ्ट साइड हुआ बैटरी का, सेल का, राइट साइड हुआ राइट रिडक्शन, दोनों आर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो राइट साइड रिडक्शन यानी कैथोड पर रिडक्शन होगा, लेफ्ट साइड में एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। इतना बात समझ में है? इतना में कोई दिक्कत है ना? तो अब यहां पर हम ये समझेंगे, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो आप इस तरह से सिस्टम स्टार्ट किए, ये पूरा सिस्टम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यहां इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है ना? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो आयन में डिसोसिएट हो सके, है ना, डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ऐसा ही इसमें हमको कोई ना कोई सब्सटेंस लेना है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, और इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, यानी जो इसमें कैथोड है एंड एनोड है, कैथोड एनोड को कॉमनली हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, और यहां जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ है कि इसका डिसोसिएशन हुआ, पहले तो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट किया, फिर ये डिसोसिएटेड आयंस अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया। यहां पर मूव करने के बाद ये आयन जो है अपने रॉड पर या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हुआ। जो कंप्लीट यहां प्रोसेस हो रहा है ना, इस प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म को भी डिफाइन करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे चीज को नोट कर लीजिए। जो रॉड यहाँ लिया गया है प्लेटिनम का लेंगे, फिलहाल अभी प्लेटिनम का लेंगे। प्लेटिनम इसलिए लिए हैं कि प्लेटिनम का रॉड जो है वेरी लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव कहिए, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इसलिए बोला गया है कि डाला गया रॉड इस सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा। हम ऐसा रॉड भी डाल सकते हैं जो रिएक्शन कर ले, अगर रिएक्शन कर लेगा तो अलग प्रोसेस होगा, उसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैकेनिज्म अलग से पढ़ेंगे। तो सारे टाइप्स का यहाँ पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप इतना आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके बोर्ड पर अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, मोल्टेन NaCl लिए, क्या लिए हैं? मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? प्योर NaCl इन लिक्विड स्टेट, है ना। इसमें यानी NaCl को हमने वाटर में नहीं मिलाया है, प्योर NaCl ही है जो लिक्विड स्टेट में है। कैसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ? तो इस NaCl को हमने वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट किया और ये NaCl लिक्विड में चेंज हो गया और आयन में टूट गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये मोल्टेन NaCl जो है ना, मोल्टेन NaCl इसमें लिया गया है। सॉल्यूशन अभी नहीं समझिए, पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट जो है वो मोल्टेन NaCl है। ठीक है, तो NaCl क्या होगा मालूम है? ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, अब देख रहे हैं इस सेल में क्या हो रहा है कि ये डीसी सोर्स है, ये अपना एनर्जी इसको दिया। बात को समझिए, यहाँ पर इस सेल में क्या हो रहा है? क्या यहाँ जो केमिकल प्रोसेस हुआ वो अपने आप हो रहा है? नहीं, यहाँ पर पूरा प्रोसेस कहने का मतलब क्या? NaCl का डिसोसिएशन। हम NaCl का लिक्विड स्टेट लिए हैं, वो डिसोसिएटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम को यानी इस कंटेनर में जो आप NaCl लिक्विड स्टेट में लिए हैं, इसको हम सिस्टम मान लेते हैं। इसमें आप रॉड डाल देंगे, इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। क्या अगर हम केवल रॉड डाले रहेंगे, इसको बैटरी से अगर कनेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या NaCl Na+ और Cl में टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्या इसका मूवमेंट इधर होगा? नहीं होगा। क्या इधर डिस्चार्ज होगा? ये डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक इस रॉड को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं कर देते हैं। जैसे ही इस रॉड को आप बैटरी से कनेक्ट करिएगा, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो बैटरी के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तुरंत केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। आपने यहाँ एनर्जी देना शुरू कर दिया। जैसे ही रॉड को बैटरी से कनेक्ट किए तो क्या होने लगा कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है, अरे बात समझ में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस रॉड के थ्रू इस पूरे सिस्टम में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड को आयन में डिसोसिएट कर रहा है, फिर आयन अपने अपने पोल की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल की तरफ, और वहां जा करके नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हुआ? केमिकल एनर्जी में। तो यही तो पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं? वैसा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे बस समझ में। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यहां चेंज दिए, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग जो है इसके डिसोसिएशन में खर्च हो गया, क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा, उस फोर्स को तोड़ने में कुछ तो एनर्जी लगा होगा। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो सप्लाई किया गया है, उस एनर्जी का कुछ भाग इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है उसको तोड़ने में खर्च हुआ। क्लियर है? और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग जो है यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, कोई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज हो रहा है। इस दरमियान भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एनर्जी का कंजर्व हुआ होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रहा है हमारा इस प्रोसेस को होने में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो भाग में कन्वर्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने सप्लाई किया दो भाग में चेंज हुआ। हम जानते हैं लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन कि एनर्जी कंजर्व होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की है वो एनर्जी कहां खर्च हुआ? तो इलेक्ट्रोलाइट्स को आयन में डिसोसिएट करने में, और दूसरा इस आयन को अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पर डिस्चार्ज करने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया आपने? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक एनर्जी का पार्ट इसके डिसोसिएशन में खर्च हो रहा है, दूसरा पार्ट इसके डिस्चार्जिंग में खर्च हो रहा है। ओके, दैट्स इट। चलिए देखिए, तो NaCl सबसे पहले क्या करेगा? इसमें टूटेगा Na+ और Cl- में। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ, मूव टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ। और नेगेटिव आयन किधर मूव करेगा? मूव टुवर्ड्स एनोड। किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। ठीक है, तो एक तो एनर्जी का पार्ट इस प्रोसेस में खर्च हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग इस प्रोसेस में खर्च हुआ। अब समझिए यहां पर कि एनोड पर क्या हो रहा है, फिर समझेंगे कैथोड पर क्या होगा। सबसे पहले यही किया करिए कि एनोड पर क्या होगा, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, एनोड पर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कैथोड पर क्या हो रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, तो एट एनोड पर क्या हो रहा है? देखो कि जो Cl- आयन है, जो Cl- आयन है जो यहां से मूव किया इसकी तरफ, तो Cl- आयन क्या करेगा? क्योंकि नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन क्या करता है? चेंज हो जाएगा किसमें? डिस्चार्ज हो जाएगा एटम में, Cl में। या इसको आप हाफ Cl2 भी कह सकते हैं, हाफ Cl2। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करके? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और ये बात समझ में? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट समझा देते हैं हम आपको। तो इलेक्ट्रॉन का जो यहां लॉस हुआ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक चीज और समझिए जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है, कोई भी आयन डिस्चार्ज होता है, नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो या अभी कैथोड पर पढ़ेंगे पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। है ना, याद रखना है इसको कि कोई भी आयन जब डिस्चार्ज होगा, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हुआ क्या, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे भी इसको बैलेंस कर दिया। देखो यहां पर, चलो इसमें से लिख देता, चलो यहां Cl बना। अब हम जानते हैं कि Cl जो है क्लोरीन, ये एटॉमिक फॉर्म में है, और एटॉमिक फॉर्म में ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है। एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है आसानी से, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो तुरंत क्या होगा मालूम है, देखो बताते हैं। ये जो Cl माइनस है इधर गया, ऐसा थोड़ा है यहाँ पर 5-7 गो Cl माइनस आयन होगा, लाखों करोड़ों की संख्या में होगी ये Cl माइनस आयन। तो क्या हुआ यहाँ पर एक एक Cl जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू किया। तो लॉस करना शुरू करेगा, ये जो रॉड है आपका, ठीक है, रॉड तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लेगा उस इलेक्ट्रॉन को वो इस वायर के थ्रू एनोड से कैथोड की तरफ मूव कराना शुरू कर देगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत मूव करेगा इस साइड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर मूव करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पर, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्राइमरी चेन। अब यहाँ पर क्या होगा कि Cl जो है वो फिर Cl से कंबाइन करके फाइनली क्या बना देगा, Cl2 गैस। Cl2 गैस, जो Cl2 गैस जो है इस एनोड पर लिबरेट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, इस पर जमा नहीं होगा, बल्कि सारा का सारा क्लोरीन जो आयन है पहले एटम में चेंज होगा, तो आयन का एटम में डिस्चार्ज होना प्राइमरी चेंज, और वो एटम आपस में कंबाइन करके फाइनली स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज। देखो एक्चुअली है ना क्या चीज कि प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जानने के लिए समझ लीजिए कि प्राइमरी चेंज तो कंपलसरी है कि आयन डिस्चार्ज हुआ, सेकेंडरी चेंज कंपलसरी नहीं है। मान लो कि प्राइमरी चेंज के बाद जो एटम हमको यहाँ बनेगा, अगर वो एटम स्टेबल होगा तो सेकेंडरी चेंज करेगा ही नहीं। ठीक है, सेकेंडरी चेंज किस केस में होगा, यहाँ प्राप्त होने वाला एटम अगर अनस्टेबल होता है तो एटम फिर आपस में कंबाइन करके कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि स्टेबल मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, तो सेकेंडरी चेंज कहलाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी चेंज से ही स्टेबल एटम या स्टेबल मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी चेंज नेसेसरी नहीं होगा। यानी ध्यान से समझ लीजिए, सेकेंडरी चेंज कब नेसेसरी है, जब प्राइमरी चेंज से प्राप्त होने वाला एटम अनस्टेबल होगा, नॉन एग्जिस्टिंग होगा, तो उसके एग्जिस्टिंग के लिए वो एटम फिर आपस में कंबाइन करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो एटम स्टेबिलिटी के लिए जो प्रोसेस करेगा उसको सेकेंडरी चेंज कहा जाता है। अरे बस में ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे कि 2Cl यहाँ लगा देते, यहाँ Cl2 कर देते, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर देते। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ। अब आइए कैथोड पर देखते हैं क्या होता है। H कैथोड है ना, कैथोड पर क्या होगा वो देखिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन ले करके क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड से इस साइड सप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। तो एनोड पर क्या होगा कि Na+ आयन जो आप देख रहे हैं, जो पॉजिटिव आयन है, जो कैथोड की तरफ मूव किया है, तो पॉजिटिव आयन जो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले करके Na में चेंज होगा। ठीक है, Na में चेंज होगा, यानी सोडियम जो है इस रॉड पर आकर के जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। हम उस जमा सोडियम को यहां दर्शा रहे हैं। ठीक है, सोडियम सॉलिड स्टेट में यहां पर जमा होने लगेगा। ठीक है, डिपॉजिट होने लगेगा। तो Na क्या किया, सोडियम प्लस आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू किया, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू किया और स्टेबल आयन बनाया। इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर है, इसका मतलब कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, वहीं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। तो आप बताइए क्या इसमें सेकेंडरी चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी चेंज यानी जो यहाँ पॉजिटिव आयन है वो डिस्चार्ज हुआ, यहाँ नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज हुआ था, यहाँ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो या नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज हो, डिस्चार्जिंग का प्रोसेस प्राइमरी चेंज कहलाता है।
ठीक है। सेकेंडरी चेंज कब होगा? जब प्राइमरी चेंज से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे Cl एटॉमिक फॉर्म में नहीं काम रहता है, तो Cl कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म बना लिया। लेकिन इस केस में देखिए आप, सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम एटम बनाता है, और हम जानते हैं कि सोडियम मेटल है और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इसका एटॉमिक फॉर्म। यहाँ एटॉमिक फॉर्म में संभव है ये स्टेबल है। क्या है? ये स्टेबल है, एग्जिस्टिंग है ना। ये स्टेबल एग्जिस्टिंग है। ये सोडियम इस पर जमा होने लगा, धीरे धीरे सॉलिड है, गैस रहता तो मुक्त होता, सॉलिड है तो इस पर जमा होगा, तो क्या इसमें सेकेंडरी चेंज होगा? नहीं होगा। सेकेंडरी चेंज तब होता जब ये स्टेबल नहीं रहता, तब फिर वो आपस में कंबाइन करके कुछ स्टेबल प्रोडक्ट बना देता, तब वहां सेकेंडरी चेंज उसको कहते हैं। दैट्स इट। देखिए, ठीक है, जितनी बात मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस हो, मेडिकल हो, ठीक है, बोर्ड हो, सब में ये सब चीज पढ़ना है, ये सिलेबस में है। कोई ऐसा नहीं समझे कि आईआईटी है बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे चीज को आप अच्छे ढंग से सीखिए, समझिए, इस वीडियो को पॉज करके सुनिए, पीछे करके सुनिए, देखिए सारे प्रोसेस को क्या हो रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आपको शुरू कर चुके हैं, इसको मोमेंटम में हम लेके चलेंगे, फ्लो करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए पूरे, तो यहाँ क्या और आपको समझ में आ रहा है, देखिए इसको। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, मैं इस फिगर को यहाँ पर मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि आगे जो भी हम सारा टर्म सीखेंगे उस समय इस फिगर का काम करेगा, ठीक है। तो बार बार बनाने से अच्छा इसको बनाए हुआ हूं मैं, और आगे उस हम एक टॉपिक छोटा छोटा पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम नेक्स्ट छोटे से टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है। अब मान लीजिए कि कहीं पर अगर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझना है, या कोई क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बेस्ड, तो क्या वहां पर उस क्वेश्चन में इस सेल को बना के देगा? सोचिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, आधा पेज में तो मालूम पड़ा क्वेश्चन ही लिखा गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम सीखेंगे कितने बड़े सेल को, जो पूरा इतना सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट में एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहां पर ये लाइन लिखा रहेगा, लाइन से ही हम समझ जाएंगे कि सेल में क्या हो रहा है, इतना सारा चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के सेल को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को समझिए, है ना। चलिए तो समझिए, यहाँ पर जैसे यहाँ दो रॉड है, दो लाइन है ना, दो रॉड है, दो लाइन है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसी तरह यहाँ पर दो लाइन खींच लीजिए, इस तरह क्या करिए, दो लाइन खींच लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, अब इस लाइन के बाईं तरफ, इस लाइन के दाहिनी तरफ, इधर हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। इधर क्या हो गया, राइट साइड। यहाँ लेफ्ट राइट कहने का मतलब इधर हाफ जो है ना। अरे बस समझ में देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर समझिए, लेफ्ट साइड। बाईं तरफ क्या होता है, दाहिनी तरफ क्या होता है। तो लेफ्ट साइड में क्या है बताइए, एनोड। लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। राइट साइड में क्या है, कैथोड, यानी ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और इधर क्या होगा, रिडक्शन। इधर क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं इतनी बात को? सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ समझेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन है, मैं समझा रहा हूं इसको, रिप्रेजेंटेशन हम अलग से करेंगे, है ना। तो बाईं तरफ एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन होता है। दाहिनी तरफ कैथोड होता है, नेगेटिवली चार्ज है, वो रिडक्शन होता है, ठीक है। बीच में जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मीडियम। मीडियम का मतलब है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर ये मोल्टेन है कि एक्वस है, किस फॉर्म में है। मीडियम का मतलब यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी मीडियम नहीं समझना है। मीडियम का मतलब यहाँ पर मोल्टेन है या एक्वस या ईथर, कैसा है, मोल्टेन है या ईथर के फॉर्म में है, इथेरियल सॉल्यूशन है या एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है वो मीडियम।
दूसरा इसमें हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कि जो इसमें यूज किए इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है। क्या है इसमें इलेक्ट्रोलाइट? क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट? तीसरा चीज, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब कि जो ये हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं वो कितना है, कंसंट्रेशन मतलब 1 लीटर में कितना है। हम लोग चूंकि कंसंट्रेशन मतलब जनरली मोलरिटी समझते हैं, तो यहां पर समझिएगा कि मोलरिटी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर होगा, है ना। एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रोसेस है ना, पूरा इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी एक तरह समझिए फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स, ठीक है ना। और ये बात समझ में, ये सब फैक्टर हो गया, समझिए क्या क्या फैक्टर यहां फिर से मैं लिख देता हूं, है ना। एक तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा प्रोसेस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आ रही समझ में। दूसरा इसका मीडियम पर डिपेंड करेगा। मीडियम यहां कहने का मतलब मोल्टेन है या एक्वस है, जनरली यही दोनों रहता है, या ईथर वाला है, मैक्सिमम ये दोनों रहता है, ठीक है। ये आपका कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, मान लीजिए हम मेनली इसी दोनों को समझेंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, मीडियम कौन सा होगा, और इलेक्ट्रोड जो आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये इनर्ट है ना, या एक्टिव है। इस पर भी निर्भर करेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, उसका नेचर क्या है, मोल्टेन है, ठीक है, या फिर कहीं एक्वस है या इथरल है, क्या है ना। कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिए हैं, इस पर भी यहां प्रोसेस चेंज करेगा। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो अलग प्रोसेस, अलग टाइप से होता है, सब हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो अलग टाइप का प्रोसेस होगा। आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रोड पर भी निर्भर करेगा, कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, है ना, कि हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है, किस पर प्रोसेस कराएंगे, ये सारे फैक्टर पर ये चीज डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको तो हम अभी रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहे थे, और रिप्रेजेंटेशन के बीच में ही हम इस चीज को यहाँ डाल दिए हैं, इसको भी मिटाएंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन पर फिर वापस आएंगे, है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा, किस किस बात पर निर्भर करेगा, तो इन सारे फैक्टर पर वो डिपेंड करता है, इन सारे चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या है, मोल्टेन है या एक्वस है या ईथर है, जो इलेक्ट्रोड आप मेटल का रॉड डीप किए हैं वो इनर्ट है या एक्टिव है। इनर्ट कहने का मतलब ये रॉड इससे रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, अगर करता है तो एक्टिव, नहीं करता है तो इनर्ट। फिर इसमें कंसंट्रेशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिए हैं, उस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर समझेंगे, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग समझने के लिए जो टेम्परेचर यूज करते हैं जनरली आपका 298 केल्विन होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है। क्या माना गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ये नहीं समझना है एसटीपी वाला टेम्परेचर, यहाँ एसटीपी वाला टेम्परेचर ये नहीं है। एसटीपी पर तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन होता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम 273 को एसटीपी वाला नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर को माना गया है, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 298 केल्विन होता है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशन जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं, उस दरमियान टेम्परेचर जो है 298 कंसीडर करके माना जाता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर हो गया, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना पहले,
समझ लीजिए, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए आइए अब रिप्रेजेंटेशन यहां पर करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है वो देखो। जैसे सबसे पहले यहां पर हम लोग बाईं तरफ एनोड लिखेंगे, फिर एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर ये दो लाइन है, लाइन रहेगा, जो ऊपर लिखा गया वही सेम चीज यहां आएगा। राइट साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले कैथोड प्रोडक्ट लेंगे, फिर कॉमा दे करके उसका आगे कैथोड लिखेंगे। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। बस यही वो लाइन है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट। आप समझने के लिए यहां, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा कि इस सेल में जो हम बनाए हैं बाईं तरफ एनोड लेना है हम लोग को, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ऑलवेज रिमेंबर दैट एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, ठीक है। एंड एट राइट साइड में हम कैथोड लेंगे हमेशा, जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ये याद रखिएगा। बाकी सारी बात भूल जाइए, है ना। तो अब समझिए, ये तो याद हो गया। अब यहां समझिए कि बाईं तरफ एनोड है, एनोड किसका लेते हैं, एनोड पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये चीज यहां लिखेंगे ही। कैथोड का प्रोडक्ट कौन सा, कैथोड मैंने किसका इस्तेमाल किया है, वेरी सिंपल ना। चलिए इस चीज को हम यहां पर जो भी हम NaCl लिए हैं उसको लेके समझते उदाहरण से कि इस पूरे सेल को जब यह प्रोजेक्ट आपके बोर्ड पर बना हुआ है, इसको हम किस प्रकार से यहां दर्शाएंगे, देखिए। तो आइए, तो बाईं तरफ एनोड है, एनोड कौन सा हमने इस्तेमाल किया है, प्लेटिनम का। एनोड के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, जो कि सॉलिड स्टेट में है। एनोड की जगह पर क्या लिखा है, प्लेटिनम, कॉमा। अब बताइए एनोड पर यहां पर इस एग्जांपल में क्या बना था, बताइए। अब देख रहे हैं यहां पर क्लोरीन जो है Cl- आयन, ये एनोड की तरफ मूव किया था और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl बनाया था, और Cl फिर Cl से कंबाइन करके Cl2 बनाया था। यहां पर आप लिखेंगे Cl2, या तो ऐसे लिखिए Cl2 गैस जो लिबरेट होगा, यहां लिख देता हूं Cl2 गैस जो लिबरेट होगा, लिबरेशन को ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ Cl2। अगर एटॉमिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। तो हमने बाईं तरफ को रिप्रेजेंट किया, एनोड को लिखा, एनोड प्रोडक्ट मतलब एनोड पर क्या बनता है उसको लिखा, है ना। अब आइए बीच में, है ना, ठीक है, बीच में हम क्या ले रहे हैं यार समझो, ठीक है। तो यहां पर मीडियम कौन सा है, मोल्टेन। मोल्टेन का कहने का मतलब आपको पीछे भी मैं आपको बताया हूं, मोल्टेन कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि NaCl को इतना हीट कर देना है तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, प्योर NaCl इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आप यूज किए हैं, NaCl। देखिए कितना सिंपल है ना, हमें मेरी प्रेजेंटेशन पढ़ा रहे हैं, इतना सारा चीज बनाना है, बार-बार हमको बनाना पड़ेगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक्स से समझना होगा, पूरा आगे वही चलेगा, तो इसको थोड़ा ना बार-बार बनाएंगे, इससे समझिए, है ना। एनोड प्रोडक्ट, बीच में मीडियम लिखे, मोल्टेन, इलेक्ट्रोलाइट लिखे, NaCl। इस केस में अगर हम NaCl का कंसंट्रेशन पूछेंगे तो कंसंट्रेशन यहां पर कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन यहां पर कुछ भी नहीं है। क्यों, कंसंट्रेशन तो हम तब बोलेंगे ना जब NaCl को हम वाटर में मिलाए जाते हैं, तब कंसंट्रेशन की बात होती है। यहां तो प्योर NaCl है, तो प्योर NaCl का क्या कंसंट्रेशन लीजिएगा, बताइए, आप ही सोचिए कि प्योर NaCl का क्या कंसंट्रेशन है, कुछ भी नहीं। इस वाले केस में कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे। अगर वही मान लीजिए कि NaCl का कंसंट्रेशन, अगर NaCl का कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में हम लिख देते 0.1 m या कुछ भी, तो वही कंसंट्रेशन यहां पर लिखा था 0.1 m, 0.2 m, जो भी रहता। लेकिन अभी फिलहाल इस केस में क्या है कि प्योर NaCl लिक्विड स्टेट में है, वहां कंसंट्रेशन की बात नहीं होगी, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करिए तो यहां पर वेरी हाई टेम्परेचर है। कैसे मान लिया वेरी हाई टेम्परेचर है, क्योंकि NaCl लिक्विड स्टेट में है। NaCl लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज हुआ है, हाई टेम्परेचर पर।
यहाँ पर इसको हाई टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर यहाँ लिखा रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो टेम्परेचर मेंशन करेंगे। क्लियर है? अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते तो टेम्परेचर तो 298 होता, लेकिन चूंकि यहाँ NaCl लिया गया है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में NaCl हाई टेम्परेचर पर ही बनेगा। अब ये दाहिनी तरफ क्या है? कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड प्रोडक्ट मतलब कैथोड पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है? तो कैथोड पर प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बना है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सोडियम लिखेंगे। और कैथोड हम किसका इस्तेमाल किए हैं? प्लेटिनम का ही हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं। ये भी प्लेटिनम का ही रॉड है, ये प्लेटिनम का रॉड है। ये नहीं बतलाना है। देखो एनोड प्रोडक्ट, पहले एनोड फिर एनोड प्रोडक्ट, जबकि राइट साइड में पहले कैथोड प्रोडक्ट लिखेंगे तब कैथोड लिखेंगे, इसका उल्टा। एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट एंड देन कैथोड। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके बोर्ड पर बना हुआ है, इसका यहाँ पर देखिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये रिप्रेजेंटेशन है। अभी वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये रिप्रेजेंटेशन है। देखिए कितना आसान है ना, इतना सारा चीज बनाने समझने से अच्छा है कि सबसे आसानी से इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर इस प्रकार आपको दे देगा तो हम समझ जाएंगे इसके बारे में। देखो कैसे समझेंगे? अगर मान लो कि नहीं दे दिया, ऐसा ही कुछ लिख दिया, Pg सॉलिड, क्या समझेंगे? प्लेटिनम नाम का एनोड होगा, यानी हम प्लेटिनम को एनोड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। Cl2 गैस, इसका मतलब इस एनोड पर जो प्लेटिनम नाम का एनोड होगा उस पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है। ठीक है। राइट साइड में क्या है? Na सॉलिड, यानी कैथोड प्रोडक्ट, यानी कैथोड पर सोडियम जमा होगा और कैथोड जिस चीज से बना हुआ होगा प्लेटिनम का रॉड होगा वो। तो दाई तरफ समझ लिए, बीच में इस तरह लिखा है मोल्टेन या एक्वस लिखा रहेगा या ईथर लिखा रहेगा। तो मोल्टेन है तो मतलब समझेंगे प्योर लिक्विड है वो, या एक्वस लिखा रहेगा तो समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुला हुआ है ना। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किए हैं? NaCl, कॉपर सल्फेट, जो भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन लिखा रहेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या अमाउंट आप लिए हैं, कितना मोल, कितना लीटर में घुला हुआ है, और सिस्टम का टेम्परेचर जो जनरली हम लोग 298 लेते हैं। दैट्स इट। तो बताइए आप, ये इतना पूरा बनाना है या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक ही बात है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसका मतलब ये समझेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर का चल रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, काफी बढ़िया ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करिए आप भी समझने का। क्योंकि ये नहीं समझिएगा तो फिर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि इसके आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पढ़ाएंगे फैराडे फर्स्ट लॉ, जस्ट इसका अगला टॉपिक फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, तो उस पर न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ जो है सब इसी पर बेस्ड होगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। ये आपका क्लियर है तो फैराडे लॉ आपको समझ में आने लगेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनने लगेगा। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए।